आदिवासी हूँ, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और किसानी आंदोलन में मैंने अमृत छका, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और फिर मैं भी गुरु प्यारी गुरु की सिंगनी में सज गई। कल मैंने मंच से अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, पर आज फिर माता जी ने कहा कि आप आज फिर कुछ बताइए, बोलिए, अपने विचार रखिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। वाहिगुरु की इस कृपा के लिए मैं वाहिगुरु को भी शुक्रिया करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से किसानी आंदोलन में जब मैं पहुंची थी, उसकी भी एक बात थी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, वहां के लोगों के लिए संघर्ष करते करते मुझ पर कई धाराएं लगी, मुझ पर कई जानलेवा अटैक हुए, जिसकी वजह से और उन धाराओं के कारण मैं दिल्ली आई थी अपने वकील से मिलने के लिए। और फिर वकील ने मुझे बताया कि आपको कम से कम 3-4 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और मैंने अपने जीवन का लंबा संघर्ष आंदोलनों में बिताया है, तो मुझे वहीं चलना चाहिए। रहने का कोई ठिकाना दिल्ली में तो था नहीं, तो मैं आंदोलन में पहुंची। फिर उसके बाद में मैंने जब देखा वहाँ का माहौल, तो मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी अब तो मोर्चा फतेह करके मैं भी जाऊंगी यहाँ से। तो मैं आखिरी तक 4 महीना दिल्ली किसान मोर्चा में रही, सिंघू बॉर्डर पर। मैं कई साल तक संघर्ष की वजह से कई सालों तक मैं अपने घर पर नहीं रह सकी। इस करके मैं सारे देश भर में कई प्रदेशों में मैं घूमी, कई मोर्चों में गई, कई आंदोलनों का हिस्सा मैं बनी और हर जगह मैं देख रही थी कि भारत में सभी जगह लोग शोषित हैं और अपने अपने तरीके के आंदोलन कर रहे हैं। इस पर मैं भी थोड़ा पढ़ाई करने लगी, थोड़ा समझने लगी हर आंदोलन के बारे में क्या है। तो मैं अपने कुछ विचार इसके ऊपर रखना चाहूंगी मंच पर। देखिए, हमने जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस समय ये भारत नहीं था। अलग अलग छोटे छोटे राज थे, छोटे छोटे राजाओं के प्रदेश थे। और उन प्रदेशों में जब अंग्रेजों को भगाने के लिए सारे लोगों ने मिल करके भारत बनाने की बात रखी और सबने के उसमें अपनी अपनी बात यह है कि जब भारत का निर्माण होगा तो अपने अपने प्रदेशों में, अपनी अपनी जगहों पर वहीं के लोगों का अधिकार होगा। वहाँ की जमीन, वहाँ की संस्कृति, इन पर वहीं के लोगों का अधिकार होगा। दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे जगह के लोग उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन आज आजाद भारत में होने के बाद हम देख रहे हैं कि केवल पंजाब की बात नहीं है, लेकिन पंजाब को हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं हम। और जो संघर्ष कर रहे हैं, सरकार हमें ही गुनहगार बनाकर, किसी को खालिस्तानी बताकर, किसी को माओवादी आतंकवादी बनाकर, किसी को नक्सलाइट बनाकर, जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अधिकारों की बात रख रहे हैं, उन्हीं को जेलों में डाला जा रहा है। ऐसे ही हमारे भाई जो आज बंदी है, वो गुनहगार नहीं है, वो अपराधी नहीं है। जिन शर्तों पर हमने भारत का निर्माण किया है, हम भारत संघ राष्ट्र में शामिल हुए हैं, उन्हीं बातों को उन्होंने रखा है कि पंजाब पर, पंजाब के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। बाहर के लोगों को पंजाब की संस्कृति, पंजाब की रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके अधिकारों पर उनका अधिक, वो आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, जी सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन अधिकार उनको नहीं दिए जा सकते हैं। आप सबसे मैं विनती यही करूंगी, क्योंकि मैंने आपको
दिखाया कि मैं कई प्रदेशों में घूमी हूँ, मुझ पर कई धाराएं लगी हुई हैं, गैर जमानती धाराएं लगी हुई है, और उसकी वजह से विलंबा संघर्ष किया है मैंने। और हर जगह घूम घूम कर मैंने देखा है कि कहाँ, मैंने महाराष्ट्र में भी देखा है, वहाँ भी जेलों में जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वही जेल में है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी, एमपी में भी, यूपी में भी, सभी स्टेटों में, मणिपुर का आप उदाहरण देख लीजिए। आज मणिपुर में जो लोग अधिकारों की मांग कर रहे, सारा मणिपुर आज आग लगा कर रख दिया। मणिपुर के लोगों को आपस में बांट कर, टूट फूट करके उन्हें वहां आपस में बांट के आज वहां से जो आदिवासी लोग हैं वो मणिपुर छोड़कर जंगलों में भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस देश में सिर्फ 2 कौम ऐसी है जिन्हें भारत के संविधान में, जब भारत का निर्माण हुआ तो भारत के संविधान में शस्त्र धारण करने का अधिकार मिला, ये संवैधानिक राइट मिला। सिक्खी की शिक्षा, गुरुमुखी की शिक्षा, जब मैं आंदोलन में पहुंची थी तब मैं सिक्खी को नहीं जानती थी। सिख क्या होता है मुझे नहीं पता था। हम लोगों को टीवी चैनलों के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा या कुछ नाटकों के द्वारा यही बताया जाता है कि सिख जो होते हैं वो खालिस्तानी लोग हैं, वो भारत को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं। आप लोगों को भी टीवी, टेलीविजन और पत्रिकाओं के द्वारा यही बताया जाता है कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जंगलों में रहते हैं, अगर कोई जाएगा तो वो तीर धनुष से मार देते हैं। आप लोगों को भी हमारे बारे में यही डर दिखाया जाता है ताकि हम आपस में एक दूसरे से ना मिले। और भारत के संविधान में आप लोगों, सिख कौम को और आदिवासियों को ही ये अधिकार है कि वह अपने अधिकार, हथियार, शस्त्र लेकर चल सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कुर्बानियां हमारे लोगों ने बहुत दी है देश की आजादी में, इस देश को बनाए रखने में, जीवन हमेशा यहाँ सुरक्षित रहे, चलते रहे, इसकी शुरुआत करने में हमने बहुत कुर्बानियां दी है, कई संघर्ष किए हैं। तो सिक्खी की शिक्षा इतनी मजबूत है कि उसकी शिक्षा पर कभी भारत सरकार रोक नहीं लगा सकी। आजाद भारत में भी सिक्खी की अपनी शिक्षा को अधिकार मिला। आजाद भारत में भी सिखों को शस्त्र लेकर चलने का संवैधानिक अधिकार, क्योंकि हमारे गुरुओं की ये देन है। अगर सरकार भारत निर्माण में अगर इस बात को शामिल नहीं किया जाता तो शायद पंजाब या सिख जो है, हमारी सिख कौम है, वो भारत का हिस्सा कभी नहीं बनती। इसी तरह से अगर आदिवासियों को भी अधिकार नहीं मिलते तो वो भी भारत का हिस्सा कभी नहीं बनते। लेकिन आज आदिवासियों को सरकार ने कानून बनाकर हथियार छीन लिए। आज कोई भी आदिवासी जंगल में लकड़ी काटने के लिए भी अगर कुल्हाड़ी पकड़ के जाता है तो उस पर धारा लगती है, पुलिस पकड़कर लेकर जाती है। आदिवासी एक डरपोक कौम बनकर रह गई है। दबी कुचले मुस्लिम आप देखेंगे वो हमेशा गरीब दिखाई देगी। जंगलों में वो अपने जीने के लिए, उनके पास ना अच्छे घर मिलेंगे, ना उनके शरीर पर अच्छे कपड़े मिलेंगे, ना उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार। जो सरकारी संस्थानें हैं वहाँ कभी उनके साथ अच्छे व्यवहार भी आपको नहीं मिलेंगे। पूरे देश के ये हालात है। और मणिपुर के आदिवासी तो आज जंगलों में जाकर जीने के लिए मजबूर हैं। वही खेल आज सरकार पंजाब हरियाणा में सिखों के साथ खेल रही है। सिखों की मेंटेलिटी बदल रही है। आज सिखों को भी जब कोई नेता और मंत्री आता है तो आदिवासियों को महिलाएं केवल नाचने के लिए का एक साधन बन गए। उनके स्वागत के लिए नाचो, उनके स्वागत में नाचो, फिर वो खुश हो जाएंगे, आपको कुछ डोनेशन दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे। उतना ही है। जब उनकी जमीनें छीनी जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि हमारी जमीन हमसे छीन कर उद्योगपतियों को जो दे रहे हैं, इससे हमारी पीढ़ियां
क्या करेंगे, उनका क्या नुकसान होगा, समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शराब, मां शराब उनके सिर पर चढ़कर नाच रही है। ऐसा हाल हो गया है कि आने वाले कुछ सालों में शायद आदिवासी आपको सिर्फ किताबों में लिखे हुए मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, देश में नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने किसानी आंदोलन में जो देखा था, फिर वहां मैंने जो पढ़ा, गुरु तेग बहादुर की शहादत, उनका बलिदान कि दूसरों के अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। फिर मैंने भारत की आजादी में सिखों का 85% जो शहादत, वो मैंने पढ़ी। इंडिया गेट पर मैंने उनके नाम जो पढ़े, तो अगर सिख नहीं होते तो भारत शायद आज भी गुलाम होता, मैं भी ये मानती हूँ। फिर ये तो कहानियों में, ये तो किताबों में इतिहास बना हुआ है। जब ये घटनाएं घटी हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारी पैदाइश के बाद किसानी आंदोलन का हिस्सा मैं खुद बनी हूँ, और वहां भी 750 किसानों की शहादत, दीप सिद्धू की का बलिदान, फिर सिद्धू मूसेवाला का बलिदान अपनी कौम के लिए, ये सारा देखकर, मैं सब कुछ देखकर मैं खुद अपने आप में परेशान, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मुझे भी सिंगनी सजना ही है, मैं भी, क्योंकि यही एक कौम है, यही एक कौम है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी की, भाई गुरु जी की इतनी कृपा है कि भारत को अकेले ये संभाल सकती है। सिख सजना मामूली बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। तो मैं भी सजी। मेरा फिर बाबा जी यहाँ से मेरे घर गए, छत्तीसगढ़ गए, मेरे साथ उन्होंने 40 गांव का भ्रमण किया। 40 गांव का भ्रमण करने के बाद कई लोगों ने हमारा स्वागत किया, बहुत अपने घरों के आगे दिए जला जलाकर, क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई लड़कर आए थे। मोर्चा फतेह का जो हम लेकर गए थे, उतना स्वागत उन्होंने, बाबा जी वहाँ से यूपी से भी गए थे कुछ, गैंग सिंह और पंजाब से भी गए थे, हरियाणा से भी गए थे, बाबा राजा राज के जत्थे से, और लोगों ने उनका स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। वहाँ पर 40 गांव में घूमे, लोगों ने वहाँ अपने लिए लंगर बनाए, सारे जो वहाँ सिख नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन उनको मैं जैसा जैसा बताती गई, वो वैसे उनका सत्कार स्वागत करते गए। मुझे जैसा समझ में आया मैंने उनको बताया। फिर मैं भी सिंगनी जब सज गई, मैं वहाँ लोगों में प्रचार करने लगी। आज हम वहाँ पर 7 लोग हैं जो सिंह सजे अमृतधारी हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास के ब्लॉक में कोई एक भी गुरुद्वारा नहीं है। मेरे घर पर एक निशान साहिब लगा हुआ है। जिले में तो है, हमारा जो जिला है वहाँ है, थोड़ी संख्या में सिख है वहाँ, ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ 4 तहसीलों में एक भी गुरुद्वारा नहीं है। मेरे घर पर लगा, लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हश्र वहाँ हम आदिवासियों का हो गया, मैं उनसे ये बोलती हूँ कि हमारे शस्त्र सरकार ने अधिकार छीन लिए। आज हम लकड़ी काटने के लिए भी जंगलों में कुल्हाड़ी पकड़कर नहीं जा सकते। आ जाओ, सिंह सजो, जितने शस्त्र लगाकर सजकर चलना है उतने शस्त्रों का अधिकार वाहिगुरु आपको देंगे। जो सरकार ने छीन लिए वो वाहिगुरु आपको देंगे। और मेरे साथ 7 लोग सिंह सजे हैं, सिंह सिंगनियां सजी हुई है, वो सारी शस्त्रधारी हैं। लोग हमें देखकर वो भी सोचते हैं, धीरे धीरे हम प्रचार करते जाएंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन एक चीज है कि भारत में और भी धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है। भारत का संविधान बनने से पहले राजाओं के
अपने अपनी जो लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, उनके हाथों में भी शस्त्र हुआ करते थे, उनकी फौजों के हाथों में भी शस्त्र हुआ करते थे। जितने भी देवी देवताएं हैं सबके हाथों में शस्त्र हुआ करते थे। हम जिनकी पूजा करते हैं देखते हैं कि सबके हाथों में शस्त्र है, लेकिन भक्तों को शस्त्र का अधिकार नहीं। सिर्फ शस्त्र का अधिकार यही है, गुरु प्यारों को ही शस्त्र का अधिकार है। अब देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैं बहुत ही गंभीर रूप से ये सोचती हूँ कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो हरियाणा की हमारी खिलाड़ियाँ, जो महिला खिलाड़ी हैं, आज किस लिए लड़ रही? वो पहलवान है, लेकिन अपने आरोपी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर वो गुरसिक्खी होती, सिंगनी सजी होती, तो उस पर अत्याचार करने वाले को वही काट सकती थी। अपना इंसाफ वो ले सकती थी। आज आप ये भी देखिए कि सड़कों पर कितने लोग आपको भीख मांगते हुए मिलते हैं। कभी उनकी भी कोई जमीनें हुआ करी होंगी, तभी तो है देश में आज तक। उनके पास भी अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी हुआ करती होगी, लेकिन उनके पास आज इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ में धोखा हुआ, सरकार उन्हें लूट लिया, वो लड़ नहीं सके, उनके पास शिक्षा नहीं थी। इसकी वजह से आज वो सड़कों पर, उनके पास कुछ भी नहीं, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लोग भीख मांगते हैं। हम उनको जाते हैं, भिखारियों को थोड़ा खाना खिला देते हैं, थोड़ा कपड़े का भी कोई दे देता है। लेकिन अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो कल को इस हालात में हम भी आ सकते हैं। संघर्ष हमारे लिए जरूरी है। हमारे गुरुओं ने हमें संघर्ष ही सिखाया है। सिक्के का कोई भी इतिहास हम उठा के देख ले, वो संघर्ष ही है। बाबा नानक ने जो हमें सबसे पहले सिक्के की शुरुआत की, वो भी एक संघर्ष ही था, जो भारत में जातियों में इतने लोग बटे हुए, सबको एक कर दिया, एक बना दिया। जाति नहीं, इंसान है हम। कोई चमार नहीं है, कोई धोबी नहीं है, दूसरी कोई नहीं, हम सारे के सारे सिर्फ इंसान हैं। सिर पर ताज दे दिया हमें। राजाओं के सिर पर ताज होता तो वो ताज, हम अपना ताज सजा कर चलते हैं। फिर हम यहाँ माथा टेकने आते हैं तो हम उनके आदर में, उनके उस बलिदान, उस संघर्ष को हम नतमस्तक करते हैं। संघर्ष को हम अपना माथा टेकते हैं। जब हमने इतनी सारी कुर्बानियां, जब हमने दूसरों के लिए इतना कुछ किया है, तो फिर हमारे वीरों को हम जेल से निकालने के लिए आज इतनी कम संख्या में हम क्यों आते हैं? मैं जब यहाँ आई, मैं बहुत उत्साह से आई थी, पर जब मैं यहाँ आई और देखा मैंने मोर्चे का हाल, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बरकरार रखा अपने संघर्ष के इतिहास को, कि आने वाली पीढ़ी इसको पढ़ सके और वो भी संघर्ष कर सके। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। बड़ी जवानी में वो जेल गए, कौम का नाम रखने के लिए, कौम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अगर आज वो आएंगे भी तो वो अधेड़ अवस्था में या बुजुर्ग अवस्था में आएंगे। जिंदगी तो उन्होंने जेल में ही काट दी। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? अगर जब दीप सिद्धू संघर्ष करते रहे, मैंने वीडियो कई देखी दीप सिद्धू की, वो रोता रहा, लोगों से अपने साथ की वो मांग करते रहा, लेकिन तब लोग साथ नहीं आए। जब वो शहीद हो गया तो पूरी कौम निकलकर उसके साथ घरों से बाहर आई। सिद्धू मूसेवाला, उसके विचार, उसके सोच पर वो जीते जी कितनी बातें बोलता रहा, उसके जीते तक कोई उसके साथ नहीं आया। मरने के बाद सब बोलते हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे सिद्धू मूसेवाला के फॉलोवर इतने हैं, वो बहुत प्रचार हो गया। मरने के बाद हो गया। मरने के बाद उसे क्या फर्क पड़ता, कोई उसे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है।
जीते जी उन्हें पूछे। वही बात है, आज हमें ये सबक मिल रहा है, आज हमें ये मौका मिल रहा है कि ये जिंदा है, ये जेलों में जिंदा है। हम इनके लिए आज बाहर निकले ताकि कल जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को फिर कौम के लिए, संघर्ष के लिए तैयार कर सके। आज अगर इनके लिए लोग बाहर नहीं आएंगे तो फिर कोई माँ अपने बच्चों को कौम के लिए, रक्षा के लिए, संघर्ष के लिए वो नहीं बताएगी। जब इतिहास ही नहीं बताएगी कहानियों में तो फिर संघर्षकारी इतिहास तो दफन हो जाना है ना। फिर संघर्षकारी इतिहास कहाँ बचेगा? अगर कौम को जिंदा रखना है तो संघर्ष को जिंदा रखना होगा। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि जो हश्र हम आदिवासियों का हो चुका है वो सिक्खे का ना होने दे। हम कहते थे नहीं, खालसा को कोई खत्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता जी, कि खालसा की शिक्षा इतनी थी, एक भी रह जाएगा तो वो भी बहुत भारी है। 1.25 लाख मानते हैं ना हम, लेकिन कब तक? जब हम खालसा सजना ही बंद कर देंगे फिर क्या होगा? जब हम शस्त्रधारी बनना ही बंद कर देंगे फिर क्या होगा? गुरु की लाडली फौज, हमको अपने घरों में माताओं को हौसले देने पड़ेंगे ताकि माताएं संघर्षकारी इतिहास, शहीदों का, बंदियों का, माताएं जिंदा इतिहास बता सके कि आप बेटा, तुम भी अपनी शान के लिए संघर्ष करना, झुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी डरना नहीं, संघर्ष करना ताकि कौम में हमेशा हमारा इतिहास, हर नया इतिहास बनता रहे, चलता रहे। मेरे साथ मैं जब आदिवासियों के इलाके में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो संघर्ष मैं कर रही थी, मेरे ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हुए। सालों तक मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकी। मैंने अपने बच्चों को हर बात को बताया, छुपाया नहीं है, ताकि वो भी मेरे बाद लड़ सके, वो डरे नहीं। उनके नाना नानी ने जो अपनी पहचान बनाई है वो पहचान हमेशा बरकरार रहे, वो संघर्ष हमेशा चलता रहे मेरे परिवार का, मेरी आने वाली पीढ़ियों का, जिसे मैं भी जिंदा रखती हूँ, मेरे बच्चे भी करें। मैं कहती तुम भी अपने बच्चों को बताना, ताकि छत्तीसगढ़, भले ही पूरा छत्तीसगढ़ खत्म हो जाए, लेकिन हमारा घर पे, हमारा जो वीडियोवाड़ी का इलाका है ये मिटना नहीं चाहिए। बच्चे भी मानते हैं। वहां मैंने कई खदानें बंद कराई, कई खदानों पर अभी मैंने स्टे करवाया हुआ है। हमारे गांव का नाम मिटा दिया था। आपके यहाँ हरियाणा के ही एक उद्योगपति है नवीन जिंदल, जिसके अत्याचार, हमारे पूरे जगह पर उसके अत्याचार है, सारी जमीनें उसने छीन कर रखी हुई। उसने हमारे गांव का नाम तक खत्म कर दिया था। हमारे गांव का नाम पूंजीपत्रा है, लेकिन उसके ऊपर उसने बोर्ड लगाया ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क। लोगों की जमीन लेने के बाद किसी को भी इंडस्ट्रियल में अधिकार नहीं दिया। इसके बाद में काफी लंबे समय तक मैं सरकार को, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को, एसपी को, कलेक्टर को मैं लगातार लिखकर देती रही कि ये हम आदिवासियों को मिटाने की एक षड्यंत्र है, इसे आप रोकिए। जब मैं ये बात रखने पब्लिक हियरिंग में जाती थी, मुझे पुलिस से कूटा जाता था, घसीट कर जमीन से मुझे वहां से बाहर निकाल दिया जाता था और मुझ पर ही धाराएं लगाई जाती थी कि मैं शासकीय कार्य में व्यवधान डाल रही। लेकिन इतना करने के बाद मैं झुकी नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आया। मैंने वीडियो भी कुछ दिन पहले मैंने डाली है, कई लोगों को मैंने सेंड की है, मैं कई पत्रकारों के पास गई, मेरी न्यूज लगा दो। कोई पत्रकार की हिम्मत भी नहीं वहां पे कि वो इस न्यूज को लगा दे। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो अपनी ही बनाई, क्योंकि मेरे संघर्ष का, मेरे साथ, मैं जब खालसा सजी, गुरु बाबा जी ने मुझे हौसला दिया
वाहिगुरु पर विश्वास करो, वाहिगुरु आपको जरूर शक्ति देंगे। विश्वास मेरे पास था, भारत के संविधान दिया पर मुझे विश्वास था। मैं जो कार्य किया अभी 6 महीने पहले, उस बोर्ड को बदलना पड़ा, उस पर फिर से लिखा गया पूंजीपत्रा इंडस्ट्रियल पार्क, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क को उसने खुद मिटाना पड़ा। उन्होंने खुद मिटाया और गांव का नाम लिखा पूंजीपत्रा इंडस्ट्रियल पार्क। जहां लोग डरे हुए थे, क्यों ही मेरे साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, मैं अकेली संघर्ष कर रही थी। तो मैं वाहिगुरु को मानती हूँ कि हाँ, मैं 1.25 लाख हूँ, जब भी मैं ये काम कर सकी, मैं 1.25 लाख हूँ। जब मैं चलती हूँ मैं महसूस करती हूँ कि मैं 1.25 लाख हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। जहाँ जा रही हूँ मैं 1.25 लाख जा रही हूँ। तो आप सबसे भी मैं विनती करती हूँ, अपने घरों से कम एक जन यहाँ आइए, गांव गांव में ये संदेश दीजिए कि हमें भी जिंदा रखना है सिक्की को, गुरुवाणी को, गुरु की सारी शिक्षा, सारी संस्कृति को, परंपरा को हमें जिंदा रखना है। तो फिर उस संघर्ष को अपने बच्चों को बताना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, खड़े करना है, इनको बाहर लाना है, इनकी रिहाई करनी है हमें। यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो लोग मोर्चे को चला रहे हैं, प्रबंधन कमेटी होगी, जो भी होगी, अपनी अपनी राजनीति चल रही है, अपना अपना चल रहा है, इस वजह से यहाँ लोग नहीं ना, ये गलत बात है। हम सबकी हर एक की जिम्मेदारी है कि इनको वापस लाना है हमारे बीच में। जब ये वापस आ जाएंगे तो ये तो अपने शूरवीर है ही, इनके आने से हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी। सरकार डर जाएगी कि ये कौम को हम तोड़ नहीं सकते, और फिर छोटे से छोटा इंसान भी जो आज अपने आप को कमजोर समझ रहा, वो भी अपने आप को शक्तिशाली समझेगा, वो भी अपने आप को बहुत मजबूत समझेगा। उसको भी लगेगा कि मेरे पीछे मेरी कौम है जो हम ये काम कर डालेंगे। कोई साथ आए, अपनी जिम्मेदारी अपना हमने समझकर, मैं भी यही सोचकर यहाँ आई हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ से यहाँ आने में रेलवे स्टेशन, जो रायगढ़ स्टेशन है, वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 2 दिन का वक्त लगा, 2 दिन का टाइम लगता है, और अपने घर से निकले तो 3 दिन का टाइम हो जाता है, वो बस रूट है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है ये सोचकर कि मैं आई आज मोर्चे पर, मेरे घर पर जो मैंने आपको मेरा संघर्ष बताया, उसकी वजह से मैं अपने खेतों में, हम खेती करते हैं, मैं अपने खेतों में मजदूर नहीं लगा सकती। अगर मैं किसी को काम करने के लिए लाती हूँ तो वहाँ जो इनके गुंडे होते हैं नवीन जिंदल के, उन्हें डरा कर, मार के, पीट के वो भगा देते हैं। मैं मजदूर नहीं रख सकती, हमारे खेतों में हमें खुद सारे काम करने पड़ते हैं। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम खुद सारे काम करते हैं। फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी सोचकर यहाँ आई हूँ कि मैं सिंगनी सजी हूँ, तो गुरु की लाडली फौज के साथ में यहाँ मोर्चे पर रहना मेरी सी भी जिम्मेदारी है। फिर आप तो पंजाब के लोग हो, ये भी पंजाब के हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपका रिश्ता इनसे मुझसे ज्यादा मजबूत रिश्ता है। इनके लिए आइए, इन्हें निकालिए यहाँ से। जब निकालेंगे तो बात इनकी नहीं होगी, बात आपकी कौम की होगी। सिख कौम की बात होगी कि सिख कौम इतनी मजबूत है, हम इसे नहीं तोड़ सकते, हम इस पर नहीं कर सकते। कोई भी जुल्म करना, हमारे अपने ऊपर जुल्म करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा, ये सरकार को समझ में आएगा। इतनी बात रखकर मैं आप सबको शुक्रिया करती हूँ, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।